नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से हम टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे। पहला टॉपिक है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मार्केट कैप की जो डेडलाइन थी उसको 2 ईयर क्या किया है, एक्सटेंडेड किया है 31 दिसंबर 2024 तक। अर्लियर 2020 में क्या था कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्टिव दी थी उसमें 30% वॉल्यूम कैप था ओवरऑल वॉल्यूम में, जिसको आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे बाय थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से। ठीक है, ये गाइडलाइन 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव में हुई और इसको करंटली इस कैप को हटा दिया गया। ठीक है, अब कोई कैप नहीं है। लेकिन वर्तमान में 47% जो पेमेंट होता है थर्ड पार्टी ऐप से फोन पे के द्वारा होता है और जो 34% आपको गूगल पे के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये केवल न्यूज है। अब यूपीआई क्या है, एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसको 2 लेयर की आपको इसमें सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। यही जो स्टेटमेंट है यूपीएससी के द्वारा दिया गया था कि इसमें 2 लेयर की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार आप पासकोड डालते हैं, एक बार जब पेमेंट करते हैं तब आप उसमें से पिन डालते हैं, तो 2 लेयर की सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। इसको एनपीसीआई के द्वारा 2016 में लाया गया। इसमें सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट स्टोर कर सकते हैं और आपको अकाउंट नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या है? सेक्शन 8 के तहत जो कंपनी एक्ट है, कंपनी है 2008 में इसको फाउंड किया गया। और जो हमारा रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसको देखरेख का काम कौन करता है? एनपीसीआई करता है। इसका हेडक्वार्टर हमको मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके प्रोडक्ट हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नैक, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रूपे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, ये आप 9*9 भी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो ये सारे इसके पेमेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये बैंकों जो भी एटीएम रहते हैं उनको कनेक्ट करने का काम भी एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो प्रश्न आएगा देखो सिंपल सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द एटीएम इन इंडिया, तो आप इसमें देख पाएंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न और आया था, इसमें आया था कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये रिटेल पेमेंट सिस्टम को देखता है, तो ये क्या करेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। मतलब कि जो वित्तीय जो ट्रांजेक्शन की सुविधा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सुविधा है, बैंकिंग फैसिलिटी है, उसमें जो रिमोट एरिया में लोग रहते हैं उनको भी इसमें शामिल करने की कौन करता है? नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इसको लॉन्च रूपे, इसका एक प्रोडक्ट है रूपे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके दोनों आंसर क्या है? करेक्ट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक कमीशन चर्चा में है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके न्यू चेयरपर्सन मतलब कि बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में था। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि इसके नए चेयरपर्सन का नाम क्या है। ठीक है, यूपीएससी कभी नहीं पूछती, लेकिन पीसीएस के एग्जाम रहते हैं वो उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनिशियली इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत स्टेब्लिश किया गया। और इसका उद्देश्य था जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके कल्याण की दिशा में काम करना, उनके रूल रेगुलेशन की दिशा में समीक्षा करना और उनके बारे में सरकार को सलाह देना कि उनके सामाजिक न्याय उनके पास कैसे किया जाए। लेकिन संविधान, भारत सरकार ने 102वां संविधान संशोधन के तहत 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा दिया है, संवैधानिक संस्थान बन गया। ठीक है, और इसको आर्टिकल, इसके लिए एक आर्टिकल 338 भी क्या किया गया? इंसर्ट किया गया संविधान में। ठीक है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके विकास के लिए सरकार को सलाह देगा। लेकिन इसमें आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, 3 अदर्स मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। कंडीशन, और इसको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत ये
काम करता है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी चर्चा में है, इसके नए चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन भारत सरकार के एक रेजोल्यूशन के माध्यम से 1 जून 2005 एक रेजोल्यूशन ले आया गया, उसके माध्यम से सेटअप करने का प्रयास किया गया। रंगराजन समिति की अनुशंसा पर इसको सेटअप करने का प्रयास किया गया। इसलिए 12 जुलाई 2006 को ये मैंडेट ये इफेक्टिव में आया, इसके मैंडेट के रूप में काम किया। मैंडेट ये था कि जो भारत के लिए जितनी भी पॉलिसीज हैं और जो भी प्राथमिकताएं हैं, स्टैंडर्ड हैं, ताकि स्टैटिकल मैटर के संदर्भ में हम बात कर सकें, उसकी दिशा में काम करता है। इसमें चेयरपर्सन होता है, पार्ट टाइम चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियल आपको मेंबर देखने को मिलते हैं। चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया रहता है, हेड ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा सेक्रेटरी इसको हेडेड किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की दिशा में अंदर एक काम करते हैं, इसके सेक्रेटरी रहते हैं, इसके भी आपको अंदर काम करने को देखने को मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की दिशा में ये क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। और NSSO स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स की दिशा में वेरियस जो भी सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहते हैं उसकी दिशा में काम करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान चर्चा में है। इसमें कहा गया है हम इसको सोशल सेक्टर की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सोशल सेक्टर का मतलब है कि इसमें हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, ठीक है, जितने भी सोशल सेक्टर हैं उसकी दिशा में इसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी तक क्या होता था, जो हमारे जो फिजिकल सेक्टर है, जैसे रोडवे हो गया, रेल हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, 4G कनेक्टिविटी हो गई, ICT मतलब कि जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे तो उसकी दिशा में काम करते थे। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इसको फिजिकल और जो भी टेंजिबल और इनटेंजिबल सेक्टर की चीजें हैं, टेंजिबल का मतलब है जैसे रोड, रेलवे वगैरह, इनटेंजिबल का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, उसकी दिशा में काम करने का इसका प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 7 इंजन इन्होंने बात की कि रेलवे होगा, रोड होगा, एयरपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वाटरवे होगा, पोर्ट होगा, मास ट्रांसपोर्ट की दिशा में काम करेंगे। इसके 6 पिलर इनने बात की प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के तहत कि कॉम्प्रहेंसिवनेस होगी, ऑप्टिमाइजेशन होगा, एनालिटिकल होगा, प्रायोरिटाइजेशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, डायनेमिक होगा। तो इन सारे पिलर की सहायता से हम अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम है, तो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड और नॉलेज बेस को हम कहाँ से लेके आएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आए, उनके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था है उसको समग्र रूप से गति देंगे और समावेशी विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। दूसरा, साइंटिस्ट ने आंध्र प्रदेश से कहा है कि आपकी जो कोस्टल एरिया में जो रेड सैंड ड्यून्स पाया जाता है उसको आप, जिनको प्रॉपर्ली एरामट्टी दिवालू बोलते हैं, ठीक है, तो इसको आप प्रोटेक्ट करिए। इनका डिग्रेडेशन हो रहा है जो हमारे विशाखापत्तनम सिटी में देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये काफी फ्रेगाइल होते हैं, वनरेबल होते हैं, नेचुरल डिग्रेडेशन की दिशा में काम करते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या है, इनको एरामट्टी दिवालू भी बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एरामट्टी दिवालू या रैनसॉन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या हुआ है, इसको नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट की दिशा में जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, जिसमें साइंटिफिक, कल्चरल, एजुकेशन वैल्यू रहती हैं और इसमें काफी टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। और ये इनका सिग्निफिकेंस ये है कि क्लाइमेट चेंज की दिशा में काफी स्टडी इनके द्वारा की जाती है। ग्लेशियर बाउंड पीरियड की दिशा में ये उस टाइम से रहे हैं। सैंड डिपॉजिट है, ये इक्वेटोरियल हमको रीजन में देखने को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ओनली 3 प्लेसेस को हमको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में आपको टेरी सैंड तमिलनाडु साइट एंड श्रीलंका, और आप विशाखापत्तनम में इस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण स्पेशल बात ध्यान रखिए। एरामट्टी दिवालू क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इसको बता देंगे। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर असेंशियल कम्युनिटी की दिशा में बात की है। असेंशियल कम्युनिटी एक्ट है 1955। अब सरकार ये चाहती है कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी प्राइस को मॉनिटर करने की दिशा में काम करें और डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की सेल को हम गठन करने का प्रयास करें जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत काम करेंगे, कि उनमें किस प्रकार से उनमें इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, किस प्रकार से हमें उनमें डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 इसके साथ साथ स्कीम और रहती हैं। एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम रहती है। इसमें वो सारी
कमोडिटी शामिल रहती हैं जो क्या है, पेरिसेबल है, मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत इनको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें शेयर 50-50 रहता है, मतलब कि 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, इसमें तुअर, उड़द, मूंग, चना, इनकी मतलब कि अनियन, इनके मतलब प्राइस को स्टेबल करने का प्रयास किया जाता है। काफी मतलब कि वोलेटाइल ये कमोडिटी है, तो इसकी प्राइस को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलो। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आपके लिए एक अच्छी खबर भी है लेकिन बुरी खबर भी है। अब यूपीएससी इसका एग्जाम यूपीएससी के साथ मिलकर नहीं कराएगा, अब इसको अलग कराएगा, लेकिन कराएगा कौन, यूपीएससी कराएगा, लेकिन जो सिविल सर्विस का एग्जाम रहता है उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो 150 के आसपास वैकेंसी रहती है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इसमें न्यू ग्रुप ए, क्या ग्रुप ए की सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, कैबिनेट ने 2019 में इसको शामिल किया गया। 8 रेल जो सर्विस सेक्टर है उसमें इसको शामिल करने का प्रयास किया गया। वेरियस कमेटी, प्रकाश टंडन कमेटी, राकेश मोहन कमेटी, सैम पित्रोदा कमेटी ने, विवेक देवरा कमेटी ने इनकी दिशा में इनको सिफारिश की। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता था, इसका सिलेबस वगैरह, इसकी जो टर्म कंडीशन है यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम के समान ही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज एक चेंज हुई है कि ऑप्शनल इसमें जो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के जो इंजीनियर है उनको शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जो रेलवे सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, इसमें इंग्लिश का पेपर 300 नंबर का रहेगा, वो भी शामिल रहेगा, हिंदी और एक कोई रीजनल लैंग्वेज है जो आप वहां से आते हैं वो भी शामिल रहेगा। इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है उसका पेपर शामिल रहेगा, और उसके मार्क्स आपके उस मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे, उसके बाद इसका इंटरव्यू शामिल रहेगा। ठीक है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, यूपीएससी के साथ इसका प्रीलिम स्क्रीनिंग यूपीएससी के साथ होगी, उसके बाद आपको अलग से मेंस इसका कराया जाएगा। ठीक है, मेंस अलग से होगा, प्रीलिम्स उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर इसमें से प्रीलिम्स में से यूपीएससी इस सर्विस के लिए, मेंस के लिए जो भी मतलब कि जो भी कैंडिडेट शामिल है उनको अलग से उनको स्क्रीन कर ली जाएगी, उनको मेंस के लिए अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रबड़ बोर्ड चर्चा में है, क्योंकि आपने हाल ही में हमने पढ़ा था कि रबड़ जो इंडस्ट्री है साउथ इंडिया में काफी डिक्लाइन है, वो काफी बुरी स्थिति से गुजर रही है, तो इसलिए रबड़ बोर्ड के संदर्भ में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है। रबड़ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रबड़ एक्ट 1947 के तहत स्टेब्लिश किया गया, रबड़ इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की दिशा में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की दिशा में काम करता है। चेयरपर्सन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कोट्टम जो केरला है वहां पे इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलेगा। अब रबड़ एक्चुअली साउथ इंडिया में हमको देखने को मिलेगा ये रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमको देखने को मिलेगा, ज्यादातर हमको साउथ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा रबड़ का प्रोडक्शन आपको केरला में देखने को मिलेगा। इसके लिए जो क्लाइमेटिकल कंडीशन होती हैं, 2000 से 3 मिलीमीटर की रेनफॉल होना चाहिए, और 125 से 150 रेन एवरी डे पर एनम होना चाहिए। मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होना चाहिए 80% के आसपास, और ब्राइट सनशाइन हम इसको देखने को मिलना चाहिए, 6 आवर पर डे ब्राइट ऑल मंथ में इसको सनशाइन होने चाहिए, और स्ट्रॉन्ग वाइंड की क्या होना चाहिए, अनुपस्थिति होनी चाहिए, अब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो लेटेक्स पदार्थ निकलता है स्ट्रॉन्ग वाइंड के द्वारा वो काफी कलेक्ट नहीं हो पाता, और भी सारी क्लाइमेट कर दी जाए तो उसके हिसाब से रबड़ का उत्पादन नहीं हो पाता। रबड़ आपको इधर ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये वाला डायग्राम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, स्कीम फॉर फैसिलिटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इस चर्चा में है। एटलीस्ट इसको 100% इसमें इंक्रीज हमको देखने को मिला है। पहले 2016-17 में जो स्टार्टअप से एप्लीकेशन था 179 थी, लेकिन 21-22 में उनको 1500 के आसपास देखने को काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इसका मतलब है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क है उनके ऑफिस के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है, और इसके माध्यम से जो भी मतलब कि स्टार्टअप तैयार करते हैं, पेटेंट की दिशा में एप्लीकेशन देते हैं, तो उनकी फैसिलिट किया जाता है ताकि वो उनके लिए कोई देरी ना हो, डिले ना हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे।
पर्पस क्या है? इम्पैक्ट अवेयरनेस फैलाना, प्रोटेक्ट इनोवेटिव आइडिया को प्रोटेक्ट करना, इजी एक्सेस टू आईपीआर स्कीम को इसको इस प्रकार से एक्सेस करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इक्विलस स्पेसक्राफ्ट चर्चा में है। रिसेंटली जापान स्पेस एजेंसी ने इसको सक्सेसफुली यूज किया है, स्टीम से प्रपोल इक्विलस स्पेसक्राफ्ट को, काफी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल कंट्रोल बियॉन्ड है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि वाटर के माध्यम से इसको चलाया जाएगा, प्रोपल्सन सिस्टम है उसके माध्यम से। इक्विलस को डीप स्पेस 6 स्पेसक्राफ्ट, सबसे पहले इसको नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको लैग्रांज पॉइंट में इसको स्टेबल करने का प्रयास किया जाएगा। लैग्रांज पॉइंट का मतलब है वो पोजीशन होती है जहाँ पे एक दूसरे की जो ग्रेविटी है वो कोई इफेक्ट नहीं करती है, स्टेबल पॉइंट रहता है। ठीक है, जैसे सूर्य और पृथ्वी की मध्य मान लो ये लैग्रांज है, तो यहाँ पे इनकी ग्रेविटी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर पड़ेगी, और जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं मतलब लॉन्ग टाइम पे वहाँ पे चल सकते हैं। तो L1 पॉइंट है, L2 है, L3 है, L4 है और L5 है। ज्यादातर L2 पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चर्चा में है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1950-62 के मध्य। 1940 से 49 के मध्य ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हेड किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनने मदद की और इनको भारत रत्न मिल गया। महात्मा गांधी को इनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन किया और प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1934 में, 39 में, 1947 में, मतलब 3 बार। सत्याग्रह चंपारण में इनका वर्क है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, सर्च लाइट इंग्लिश में इनके वर्क हमको देखने को मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इनने हिंदी वीकली देश भी इन्हें एडिट किया। ठीक है, दूसरा अबाउट चौलांग सुक्पा चर्चा में है। आर्किटेक्ट ऑफ असम इनको बोला जाता है और असम को यूनिफाई करने में दिशा में इन्हें महत्वपूर्ण काम किया। 13वीं सेंचुरी के माध्यम से इनको देखा जाता है। ठीक, इनकी राजधानी चिरादेव थी, जो वर्तमान में शिव सागर टाउन है उसके आसपास देखने को मिलती है। इन्हें डिफरेंट कम्युनिटी और ट्राइब है उनको असिमिलेशन की दिशा में काम किया, और फाउंडेशन जो असम की पॉलिसी है, यूनिटी है, हार्मोनी है, इम्यूनिटी है, उसके प्रोटेक्ट करने की दिशा में काम किया, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा, पावरलेस हीटिंग सिस्टम अभी डेवलप किया गया है। तो ये क्या है, इसमें कुछ इको फ्रेंडली मिनरल और साल्ट को इसमें यूज किया जाएगा, जो जनरेट करेंगे एक्सोथर्मिक एनर्जी, ठीक है, जो वाटर के कॉन्टेक्ट में आके हीट करेगा। प्लेन वाटर एनी टाइम एनीवेयर इसमें एक्टिवेटेड किया जा सकता है। फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके माध्यम से 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के माध्यम से आप इसको फूड इसमें पका सकते हैं। बाई प्रोडक्ट हमें नेचुरल मिनरल मिलेंगे जो पर्यावरण के लिए काफी मतलब कि महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि विदाउट टॉक्सिक इफेक्ट में इसमें बाई प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण चीज है। इससे आप टी बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, रेडी टू ईट फूड बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे नूडल वगैरह, मैगी है। कंगार वैली नेशनल पार्क चर्चा में है, ये हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोषी वर्ड स्पीशीज काफी आई हैं, तो इसलिए चर्चा में रहा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको इंद्रावती देखने को मिलेगा, नागजी, काना, संजय, बांधवगढ़, शिवपुरी, रणथंबोर, डेजर्ट, दुधवा, श्री सरिस्का, कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, ग्रेट हिमालय, हेमेसाई एटीट्यूड, किश्तवाड़, कंचनजंगा, नामदफा, काजीरंगा, सिरोही, केवलाम झाव, ठीक है, इसकवा, दांदेली, मोलेन, बनीरगट्टा सफारी, नागरहोल, पांदीपुर, कुंडी, साइलेंट वैली, संजय गांधी नेशनल पार्क, बंसा, तड़ोवा, सतपुड़ा, वालेर, गिर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।